बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। एंड आज के दिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम पिछले एक हफ़्ते से हमने काविश की है, ट्रिब्यूट वीक हमने इसको बुलाया है। ऑब्वियसली अगर हम ट्रिब्यूट्स की बात करें तो 365 डेज़ ऑफ द ईयर भी अगर हम प्रोग्राम करें, यानी कि मंडे टू संडे हर रोज़ अगर हम प्रोग्राम करें और पूरा साल भी ट्रिब्यूट पेश करते रहें, तो इतने ब्रिलियंट और अमेजिंग आर्टिस्ट हमारी इंडस्ट्री में आए हैं, उन्होंने काम किया है और अपने जौहर दिखाए हैं। इसमें हमारे लिविंग लेजेंड्स भी हैं जो आज भी इस दुनिया में हैं और वो लोग भी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये एक कोशिश थी, एक काविश थी और हमारी कोशिश रहेगी कि ट्रिब्यूट वीक हम रेगुलरली करें और हर बार अपने नए आर्टिस्ट, नए परफॉर्मर्स की बात करें। इसके साथ साथ आगे जाके हमने मैडम नूरजहान मलका तरन्नुम को भी ट्रिब्यूट पेश करना है और वो ऑफ कोर्स उनकी डेथ एनिवर्सरी पे हम करेंगे जो इसी माह में आगे जाके आएगी। सो व्यूअर्स, एक कोशिश है, आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जिन लोगों की फ़ीडबैक सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो हैं ये मेरे प्यारे प्यारे भाई, जिनके बग़ैर हमारा शो नामुकम्मल होता है। और वो किसी भी हमारे ट्रिब्यूट वीक हो, हमारा कोई भी प्रोग्राम जिसमें म्यूज़िक इंक्लूडेड हो, उसको 4 क्या करोड़ चांद लगा देते हैं। ये हमारे वो ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं जिनको रिकग्निशन मिलनी बहुत ज़रूरी है। ये भी, इनमें से भी कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो लेजेंड के लेवल पे ऑलरेडी हैं। 2-3 तो हैं, 2 ज़रा छोटे हैं। जब उस एज पे पहुंच जाएंगे तो तब इनकी भी लेजेंडरी बातें हम करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं और मुलाकात करते हैं अपने ब्रिलियंट आर्टिस्ट से, अपने म्यूजिशियन से। शहजाद अली हमारे साथ हैं ऑन द कीबोर्ड। अस्सलाम वालेकुम भैया। दैन मोहम्मद इकबाल ऑन द बेस गिटार। अस्सलाम वालेकुम सर। साजिद अली ऑन द ड्रम्स। अस्सलाम वालेकुम। एंड दैन शाहिद अली। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे, ऑन द तबला। एंड जग्गू दादा, जग्गू खान ऑन द ढोलक। अस्सलाम वालेकुम। तो और ये वो प्यारे प्यारे लोग हैं बाय द वे जो हमें गाइडेंस भी बड़ी देते हैं। बड़ी दफ़ा ब्रेक में मैं इनसे मशवरा कर रही होती हूँ, अच्छा मुझे बताएं अब क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं, क्योंकि असल बात तो ये है, मैं तो स्टूडेंट की भी क्या, मैं तो मतलब अभी मैंने तो दाखिला भी नहीं लिया इस फील्ड के अंदर जिसके ये लोग एक्सपर्ट्स हैं। और जो कहानियाँ, जो स्टोरीज़ और जो इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है वो सुनी सुनाई नहीं होती, वो आँखों देखी और कानों सुनी बातें होती हैं। सो व्यूअर्स, बात करते हैं आज हम किसको ट्रिब्यूट पेश करें। बल्कि आज के ट्रिब्यूट से पहले, जैसे कि आप जानते हैं, नाहिद अख्तर साहिबा को हमने ट्रिब्यूट पेश किया, फिर नैयरा नूर साहिबा को हमने ट्रिब्यूट पेश किया, नाजिया हसन को एंड तसव्वुर खानम साहिबा को, जिनमें ऑफ कोर्स सम आर लिविंग लेजेंड्स एंड कुछ इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और ये पीटीवी की, पाकिस्तान की प्राइड है। सो आज हम किसको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं? उस्ताद हुसैन बख्श कुल्लू साहब को। बड़ी ही प्यारी पर्सनैलिटी, और मेरी ख़ुद तो उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई व्यूअर्स, लेकिन आई वाज लकी इनफ कि कल जब मैं रिसर्च कर रही थी तो ऑनलाइन उनके इंटरव्यूज़, एक 2 साल पहले का इंटरव्यू मैंने उनका सुना। बड़ा ही सिंपल सा इंटरव्यू था, होस्ट और वो एक चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, प्लास्टिक की लाल रंग की कुर्सी पे, बाहर अंधेरा है और मतलब सिंगल कैमरा के ऊपर शूट किया हुआ, लेकिन जो बातें उन्होंने कहीं वो इतनी प्यारी और लिटरली इन्फॉर्मेशन का ख़जाना। जैसे कि उस्ताद हुसैन बख्श कुल्लू साहब ने 10 साल की उम्र पे म्यूज़िक की फील्ड में कदम रखा। उन्होंने रियाज़ करना शुरू किया, प्रैक्टिस करनी शुरू की और हर रोज़ सुबह 5 बजे जागा करते थे। और ये उनकी बात है, खुद बोली हुई बातें हैं जो मैं अभी आपके साथ रिपीट कर रही हूँ। सुबह 5 बजे जागते थे और कहते हैं कि मैं वो जो 10 साल की उम्र पे जागा, मैं उसके बाद सोया नहीं। उनका मतलब ये था कि उनकी जो म्यूज़िकल सोल जागा, उसके बाद वो फिर कभी सो नहीं पाया। सुबह दोपहर शाम रियाज़ करना, प्रैक्टिस करना। बहुत से ऐसे लोग थे, जैसे उस्ताद सलामत अली ख़ान हैं, उनके ये बहुत बड़े फ़ैन थे, लता मंगेशकर के बहुत बड़े फ़ैन थे, और इन लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करना चाहते थे। अब इसका क्या मतलब है? उन्होंने कुछ ऐसे एफ़र्ट्स किए, कुछ ऐसी काविशें की कि एट वन पॉइंट, मतलब आई थिंक 10 साल रियाज़ करने के बाद उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब के सामने उनको परफॉर्म करने का मौका मिला। उन्होंने उनके सामने परफॉर्म किया तो उन्होंने कहा, बेटा तू नहीं कुछ कर सकता, छੱਡ दे। उन्होंने मना कर दिया उनको। उन्होंने कुछ अरसा फिर और रियाज़ किया, फिर 5-6 साल प्रैक्टिस की, और फिर जब उनके सामने जाके परफॉर्म किया तो उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसा कोई गा ही नहीं सकता। तो व्यूअर्स, ये होता है इश्क और लगन। बहुत से लोग हैं, उनको जब कहा जाता है पुत्र तू नहीं कर सकता, तो इंसान घबरा जाता है और कहता है छोड़ दो, और अक्सर लोग जो है वो किनारा कशी कर जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
वो डेडिकेटेड थे, वो कमिटेड थे, उन्होंने अपने आप को प्रूव करना था। फिर लता जी के बहुत बड़े फ़ैन थे। एक दिन इंडिया में 2 महीने के लिए वो गए परफॉर्म करने के लिए, वहाँ पे उनका 2 महीने का वीज़ा था, 2 दिन रह गए वापस आने में। तो लता जी का उनको खुद फ़ोन आया कि मुझे पता चला है कि आप यहाँ पे आए हुए हैं और मैं आपको सुनना चाहती हूँ। तो आपने कहा जी मेरे तो 2 दिन रह गए हैं वीज़े में। तो यश चोपड़ा साहब के घर के अंदर उन्होंने उनकी एक परफॉर्मेंस रखी, वहाँ पे उन्होंने आके परफॉर्म किया और 8-9 घंटे परफॉर्म किया, सुबह 7 बजे तक परफॉर्मेंस चली। और लता जी ने उनको कहा था कि मैं आधा घंटा आपको आके सुनूंगी, और आधे घंटे की जगह ऑलमोस्ट 8-9 आवर्स उनकी परफॉर्मेंस को सुना। तो ये थे हमारे ब्रिलियंट उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब। गुल्लू साहब के बारे में आज बात भी करेंगे, उनके बारे में फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक ऐसे रेनाउंड बेहतरीन क्लासिकल सिंगर, आपका ताल्लुक़ शाम चौरासी घराने से था, बल्कि दोनों साइडों से अपनी फैमिली के आपका म्यूज़िकल घरानों से ताल्लुक़ था। गवर्नमेंट की जानिब से आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया, बेशुमार गाने और गज़लें भी आपने गाई, बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी। और व्यूअर्स, उनका इंटरव्यू जो 2 साल पहले का है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, इतने सिंपल और इतने मासूम और इतने प्यारे हम्बल आजिज़ी के साथ जैसे वो बात कर रहे थे, उनको देख देख के प्यार आ रहा था कि कितने खूबसूरत इंसान हैं। सो आज उन पे हम बात भी करेंगे। उनके फैमिली मेम्बर्स आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है। और उनकी नेक्स्ट जनरेशन्स जो हैं उन्हीं के सॉन्ग्स भी परफॉर्म करेंगी, उन्हें ट्रिब्यूट भी पेश करेंगी। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ गेस्ट भी बहुत से होंगे उनके बारे में बात करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स द ग्रेट डॉक्टर उमर आदिल भी हमारे साथ होंगे, जो कंटिन्यूली हमारे साथ हैं इन आर ट्रिब्यूट वीक। सो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। एंड मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, व्यूअर्स ज़रूर रब्ता कीजिएगा और अपनी फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि ट्रिब्यूट वीक आपको कैसा लगा और मज़ीद आप किन लोगों का ट्रिब्यूट देखना चाहते हैं। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। बड़े अरसे बाद मेरी अपनी गुड़िया से मुलाकात हो रही है। हमारी बहुत ही प्यारी शेफ़ महम तनवीर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। बेटा आपको आज पूछो कि मैंने क्यों स्पेसिफिकली बुलाया, बिकॉज यू आर वन ऑफ माई यंगेस्ट शेफ्स। टैलेंटेड तो आप बहुत हो, बट मैं चाहती हूँ कि आपको भी पता चले कि ये जो ग्रेट लोग हैं जो हमारी इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, क्योंकि बेटे आप अब सिर्फ शेफ़ तो नहीं हो, अब आप एक सेलिब्रिटी शेफ़ भी हो, आप टेलीविज़न पे भी आते हो। सो अगर आपने इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है तो इंडस्ट्री के लोगों को जानना भी ज़रूरी है। बिल्कुल एग्री, और मेरे लिए इतनी ऑनर की बात है कि मुझे इस ट्रिब्यूट का पार्ट बनी हो। स्पेशली इतना कुछ लर्न करने को, सीखने को मिलता है हमें। हमारी जनरेशन को तो होना ही नहीं है कि ये जो हमारे गुजर चुके हैं लेजेंड, हमें इतना नॉलेज ही नहीं है। इतना कुछ सीखने को मिलता है, स्पेशली इनके जो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और देखो ना बेटा, मैंने अभी क्या बताया कि उनके जिनको वो एडमायर करते थे, लुक अप टू करते थे, हाँ साहब ने कहा कि भैया तुम नहीं कुछ कर सकते। और वो डिसहार्ट भी हुए, उन्होंने कुछ देर छोड़ भी दिया रियाज वगैरह करना, फिर उन्होंने रीस्टार्ट किया, उन्होंने कहा नहीं मैं फिर परफॉर्म करूँगा। और आप देखो कि फिर उसी शख्स, उसी ग्रेट उस्ताद ने कहा कि हाँ ठीक है, अब तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और तुम बहुत आगे जाओगे। यही तो चीज़ मैटर करती है। और डिसअपॉइंटमेंट और रिजेक्शन से ही तो इंसान सबसे ज़्यादा सीखता है। कामयाबी से इंसान कम सीखता है, जब इंसान नाकाम होता है उससे वो ज़्यादा सीखता है, क्योंकि आपको अपनी पर्सनालिटी का मेरिट समझ आता है। तो आइए बढ़ते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। ये बातें तो ऑफ कोर्स कंटिन्यू करती रहेंगी। क्या बना रहे हैं आज? हम बना रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते के लिए चाहिए कीमा हमें 1 किलो, प्याज 1.5 कप, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, हरा धनिया 1 कप, अदरक 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 चवे, चना पाउडर 1 कप, खसखस 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, दादा मिर्ची 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, मक्खन आधा कप, अंडे 3 से 4 अदद, मसाले के लिए तेल आधा कप, प्याज 1 कप, टमाटर प्यूरी 1 कप, दही 1 कप, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक और दादा मिर्ची 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पानी 1 कप। सबसे पहले हमने चिकन को जो है वो अच्छे से मिन्स बना लेना है।
उसमें हमने प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, हरा धनिया और पुदीने को फाइन बिल्कुल चॉप करके डाल देना और सारी सीजनिंग ऐड करनी है उसके अंदर। ये एक तरह से इसकी मैरिनेशन हो जाएगी। हार्डली हम इसको 1.5 आवर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमने जो अंडे हैं अपने उसको बॉईल कर लेना, हार्ड बॉईल आपके करना। अंडे नहीं बेटा, मुर्गी के अंडे। यस। अच्छा हाँ। बॉईल करके, अभी तो ये वैसे बॉईल नहीं है, इसको बॉईल करके हाथों को ग्रीस करके हमने इसको प्रॉपर शेप दे लेनी है। देन हमने इसको शैलो फ्राई करना है। शैलो फ्राई से ये होगा कि उसकी अच्छी से बाउंडिंग हो जाएगी। देन हमने अपनी ग्रेवी रेडी करनी है। ग्रेवी के लिए हमने पैन में हाफ एंड 1 कप ऑयल डालकर उसके अंदर हमने प्याज को ब्राउन करना है, सुनहरा ब्राउन, और 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हमने टमाटो प्यूरी ऐड करनी है। उसमें फिर सारी सीजनिंग ऐड करके अच्छे से भुनाई करनी है। देन लास्ट में हमने दही योगर्ट ऐड करके उसको इतना पकाना है कि घी सेपरेट हो जाए। देन हमने अपनी जो नरकी सी कोफ्ते शैलो फ्राई किए हैं वो ऐड करके उसमें 1 कप हल्का सा पानी डालकर उसको दम वाली आंच पे छोड़ देना। देन हमने गरम मसाला ऐड करना है और बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है। यस। कभी भी कोफ्ते बनाएं, चाहे आप प्लेन कोफ्ते बनाएं या स्पेशली नरगिसी कोफ्ते, क्योंकि वो बड़ी एक डेलिकेट सी चीज़ होती है। होता ही है कि लोग हांडी में चम्मच, वो दलिया सा एक अजीब गुतावा सा बन जाता है। एक्जैक्टली, सेंसिटिव होते हैं तो मेक श्योर के वो इजी। और उसको शेक भी जब करना है ना, तो आपने ऐसे करके करना है, और बहुत जब एक दफ़ा डाल दें उनको अंदर, तो फिर उसको हल्की आंच पे बनाना। राइट। देखो मैं सीख गई हूँ आपसे माम। आप सीख पाए तो व्यूअर्स किसी से भी सकते हैं, अपने जूनियर से भी, अपने सीनियर से भी, बच्चों से भी। अपने माइंड को ओपन रखना ज़रूरी होता है। दैट्स इट। यस। वंडरफुल। यहाँ पे व्यूअर्स हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक में जाएंगे, जो हमने एक ट्रिब्यूट तैयार किया है वो भी आपके साथ शेयर करना है। लाइक आई सेड, उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब का बॉडी ऑफ वर्क बहुत बड़ा है, लेकिन हमने दरिया को कूजों में बंद करने की कोशिश की है। आइए देखते हुए ब्रेक की तरफ जाते हैं। लेना लुक सोहणिया, घूंघटियो लेना लुक सोहणिया, मैं मुश्ताक दीदार दिहां, घूंघटियो लेना लुक सोहणिया, मैं मुश्ताक दीदार दिहां, इथे ओथे दो ही जहानी, इथे ओथे दो ही जहानी, मैं बांधी दिलदार दिहां, घूंघटियो लेना लुक सोहणिया। रोग डडेला गया प्यारी चन माहीदा, रोग डडेला गया प्यारी चन माहीदा, रोग डडेला गया प्यारी चन माहीदा, सानू भी ते दुख होया, सानू भी ते दुख होया, तेरी जुदाई दा रोग डडेला गया
चले माही दा। लग गया नज़रां चन्ना साडे प्यार नूं लग गया नज़रां चन्ना साडे प्यार नूं तेरी सन अखियां ओदे दीदार नूं ओदे दीदार नूं है दिलदानी तेरे बाजों वेला तन्हाई सानू भी ते दुख होया सानू भी ते दुख होया तेरी जुदाई दा रोग लगे लग गया प्यार चले माही दा रोग डाटे लग गया ला गया ला गया रोग डरे ला गया प्यार चले माही दा। बहुत उम्दा, बहुत बहुत उम्दा। बहुत व्यूअर्स, द वेरी टैलेंटेड, द वेरी ब्रिलियंट फैज़ान अली ख़ान और नादिर अली ख़ान हमारे साथ हैं। आपका ताल्लुक़ शाम चुरासी घराने से है और अपनी फैमिली की लेगेसी को बहुत छोटी उम्र से आगे लेके बढ़ रहे हैं। आज जिस अजीम हस्ती, जिस ब्रिलियंट पर्सनालिटी को उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, उनके ये ग्रैंड सन्स हैं, कि नाना अब्बू हैं ये। एंड अब इनके नाना अब्बू के बारे में मैंने ये तो कहा था ब्रेक से पहले कि 2 घरानों से आपका ताल्लुक़ है। शाम चुरासी घराने का नाम लिया था, बट पटियाला घराने से भी आपका ताल्लुक़ था। तो दोनों तरफ से शदीद म्यूज़िकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। और व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, गुल्लू साहब कुछ दिन पहले ही इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। तो सबसे पहले तो ताज़ियत करना चाहेंगे, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह पाक के काम है, ये एक ऐसा ट्रुथ फैक्ट है जिसको हम कोई जुटला नहीं सकते। अल्लाह पाक जो आया है दुनिया में उसको जाना ही है, बस अल्लाह पाक गरीब की रहमत करे और उनके सब चाहने वालों को भी सब्र दें। और आपका बहुत शुक्रिया कि इतने हमने आपको बुलाया। और आई नो कि आप लोग अपने भी एक सोग के मामले से गुज़र रहे हैं, एक ट्रेजिडी है, लेकिन अगर हम ऐसी अजीम हस्ती को ना ट्रिब्यूट पेश करें तो ट्रिब्यूट वीक फिर किस किस्म का? बहुत शुक्रगुजार हैं पीटीवी के कि हमेशा पीटीवी ने जो हमारे लेजेंड्स फनकार हैं उनको याद रखा है और ऐसे खूबसूरत ट्रिब्यूट उनके लिए सजाएं। तो बहुत शुक्रिया पीटीवी का और आपका खास बहुत बहुत शुक्रिया आज वक्त निकालने। बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, हमारे शो को करोड़ चांद लगाने वाले, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले, हमें गाइड करने वाले बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्रिलियंट इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ऑफ नॉट जस्ट द मीडिया इंडस्ट्री बट ऑफ एवरीथिंग। लोग कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं हो सकता इंसान। ये वाहिद इंसान है जिन्होंने प्रूव किया है कि यू कैन एक्चुअली बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड स्टिल नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड इन डिटेल। सो मैं बात कर रही हूँ द ब्रिलियंट डॉक्टर उमर आदिल की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। एक इंट्रोडक्शन अब मुझे करवाने दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि किसे होर दी नज़र लगनी या नहीं लगनी, क्योंकि मेरी वर्गी शक्ल दी किनू नज़र लगनी, मगर जो कुछ जुगन मेरे बारे में कहती हैं उन्होंने दुश्मनों को बहुत ज़्यादा हसद में मुब्तला कर देता है। जुगन, मैं आपका काम थोड़ा सा इसलिए आसान करना चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरी प्यारी बहन, मेरी बहुत अजीज़ सहेली, और हम दोनों सहेली हैं, क्यों है कि नहीं? हाथों सोटो फिर चंगी तरह सोहरा सदफ, डॉक्टर सोहरा सदफ माशाल्लाह मुहक्किक हैं,
सूफ़ी हैं, शायरा हैं, अदीबा हैं, बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। पंजाबी ज़बान और अदब की एक इतना अजीम नाम है कि जितना कहा जाए कम है। क्योंकि जो काम इन्होंने पिलाक के लिए किया है, आई हैव नॉट सीन एनीवन। अब देखते हैं कि अगले लोगों के लिए जो इतनी मुश्किलें ये डाल के गई हैं वो किस तरह वो उसको फॉलो बड़ी करेंगे। मुश्किलें कर गई, मगर एक मशअल राह भी बन गई हैं। जिस तरह आपने जिनका भी जिक्र किया, उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब का, देखिए मौत वो इनएविटेबिलिटी है जो हर एक ने देखनी है, मगर मरने से पहले नए चिराग रोशन कर जाने का मतलब यह है कि कभी भी उनकी रोशनी कम नहीं होगी। और मैं यहाँ पे दो लोगों का जिक्र करना चाहता हूँ, दो जोड़ीदार हैं जिनको ये तैयार करवा के हमारे लिए पेश करके जा रहे हैं। एक तो उनके अपने साहबजादे हैं, आपके मामू चांद खां और सूरज खां, और एक फिर ये दो बच्चे, ये बड़ी हैरान कुन ये दो बच्चे हैं, एंड दे आर वेरी रेयर। ये खान साहब के नवासे हैं। हमारे यहाँ जितने भी क्लासिकल घराने हैं वहाँ बेटियों को तालीम नहीं दी जाती और बेटियों के बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं दी जाती। तो नवासों के सिलसिले में ये वाहिद बच्चे हैं जो नवासे हैं। देखिए हम पटियाला वालों को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं सर जी, वो सारा घराना ही सूरज का है, हर बंदा ही सूरज है। अच्छा, खान साहब अख्तर हुसैन खान साहब की जो अपनी बेटियां थी वो कमाल ख़वातीन हैं। मैं बुरा ना मानिएगा, मेरी चूंकि मेरी भी फूफियाँ लगती हैं तो बुरा ना मानिएगा मेरी बात का। सर जी ऐसा गाना था कि उनका अपना गाना इतना अच्छा था कि वो अपने भाइयों को सीधा करवाया करती थी कि एक ही क्या, मगर उनके बच्चे भी मौसीकी की तरफ नहीं आए। तो उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब वो आदमी हैं जिन्होंने ये तासुब नहीं रखा, बेटियों को तो नहीं मगर उनकी औलादों को सीधा कर गए। सर ये बड़ी गल है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो हो इंट्रोडक्शन कोई दे सकता है? मैं सारियां बीबियां नूं इसलिए आया हूं दस। और डॉक्टर साहिबा, आपका भी गुल्लू साहब के साथ एक बड़ा प्यार का, बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक था, और क्योंकि पिलाक में भी जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती थी आप उनको बुलाती थी, उन्हें रिक्वेस्ट करती थी कि आए परफॉर्म करें, तो क्योंकि पीटीवी ने उनके साथ इतना काम किया और पीटीवी की तो पहचान है गुल्लू साहब तो, और आपने भी क्योंकि उनके साथ बहुत किया, तो मेरी कोशिश ये थी कि आज ये कॉम्बिनेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जुगन हुसैन बख्श गुल्लू से एक बड़ा ही मोहब्बत का और एहतराम का रिश्ता था, और परफॉर्म करने के अलावा भी अक्सर वो अपने बेटों के साथ मुझे मिलने के लिए आ जाते थे और कहते थे कि डॉक्टर साहब फ़ोन करते थे कि आज आप अवेलेबल हैं, मैंने सिर्फ आपसे चाय पीने आना है। तो ऐसे लोग, ऐसे उम्दा और इतने खूबसूरत लोग कि ख़ुद इतने बड़े वो क्लासिकल सिंगर और कई उनकी सिंगिंग की जहते हैं, तो वो एक आम से बंदे के पास आके बैठना और फिर काश आप पीएचडी इन सूफीज़म इतनी आम खातून होती काश। लेकिन मैं कहती हूँ कि फ़नकार जो होता है ना वो बड़ा होता है, क्योंकि जो फ़न था उनके पास वो हम नहीं सीख नहीं सकते, वो तो एक खुदादाद सलाहियत थी। तो मैं हुसैन बख्श गुल्लू को हमेशा एक सूफ़ी की नज़र से, एक सूफियाना उनमें मिजाज था, उनका रवैया था कि बहुत हम्बल, रवादार, कि जब बुलाएं जितने पैसे दें, जैसे कहें, उन्होंने कभी नखरा नहीं करना और कभी कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे अगले का दिल दुखे। तो कोई उनमें वो गरूर, तकब्बर या फूफा नहीं थी। और मैं समझती हूँ अगर फ़नकार में या खुसूसन गुलकार में ये चीज़ हो तो सुर उस पर मेहरबान ही नहीं होता। और हुसैन बख्श गुल्लू साहब पर इसलिए ये इतनी मेहरबानी थी खुदा की कि उनके अंदर बड़ी हलीमी थी, रवादारी थी, मोहब्बत थी लोगों के लिए। इसलिए वो हमारा एक इतना बड़ा इंसान है, इतना बड़ा गुलकार है कि वो हमेशा रहने वाला है। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जो चीज़ें वो हमें, जो शख्सियात हमारे दरमियान छोड़ कर गए हैं, अपने बेटे और अपने नवासे, तो इन ज़िंदगी तो इसी तरह चलती है क्योंकि ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो हम अपने बच्चों की सूरत में ज़िंदा रहते हैं और फ़न भी इसी तरह आगे बढ़ता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत जल्द ब्रेक की तरफ जाना है, तो मुझे ये बताइए कि अगर आपसे मैं पूछूं, बहुत एक मुश्किल सा सवाल है, उनकी कौन सी ऐसी गज़ल या गीत आपका फेवरेट है? और डॉक्टर साहिबा आपका कौन सा फेवरेट? मुझे पता है कि मैं बहुत अनफेयर सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि जब आप किसी के फ़ैन होते हैं तो आप उनके फ़ैन होते हैं, फिर उनको उनकी हर चीज़ पसंद है। बट मैं आपसे कोई एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल इसका जवाब देना चाहूँगा जुगन, क्योंकि आपके सवाल सारे बेइंतहा अहम हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूँ, वो ये कि मैं अपनी बहन की कुछ दो बातें पहले आगे बढ़ा लूँ। अगली ब्रेक में हम उनके बेहतरीन आइटम्स जो हमें सब पसंद हैं उनका जिक्र करेंगे। दो बातें इन्होंने कहीं, एक लफ्ज़ है जो मैं उनके लिए इस्तेमाल करता हूँ, वो लफ्ज़ है आजजी। इस कदर आजजी थी उनके अंदर, और जिसके अंदर आजजी हो, इनकसारी हो, उसको वो आदाब आते हैं जो कि बारगाहे हकीकत पे काम आते हैं। यकीन कीजिए, जिसने अपनी गर्दन तन ली यूं करके, उसको तो कहीं से सरफराजी नहीं मिलेगी।
तो ये वस्फ उनका सबसे, उनका गाना भी देखिए ऐसे लगता है कि जैसे अर्ज पेश कर रहे हैं। और सर जी ये गाना होता भी दरअसल अर्ज है, तभी कबूलियत मिलती है। देखिए, बिल्कुल आप यकीन कीजिए गाना और दुआ बहुत मिलते जुलते हैं। जिस जगह पेश किए जा रहे होते हैं वहीं से कबूलियत है, वहीं से सरफराजी है, वहीं से शोहरत आम है। और एक बात आपने जिक्र किया मेरी बहन सुगरा के कि चाय पीने के लिए आ जाते थे। एक बात आपको बताऊं, सरकारी अफसरों के दफ्तर एक अजीबो गरीब जगह होते हैं। मेरी बहन का दफ्तर जो था ना, वो तो एक आस्थाना था, लंगर लगा हुआ है, जिसका जब दिल चाहे, ये नहीं कि सिर्फ चाह, मैं तो कभी चाह नहीं पीती, मैंने तो हमेशा खाना ही देता है, ऐसा बेहतरीन यदि कोई इंतहा नहीं। वहाँ पे फनकारी तो होती थी, वहाँ पे एक और चीज़ होती जो कम होती जा रही है, और वो है फ़न परवरी, फ़नकारों की परवरिश, उनका ख्याल रखना, उनके वज़ाइफ लगाना। मुझे ये कहने दीजिए कि पंजाब हुकूमत ने जितने नेक काम फ़नकारों के लिए किया है, उनका बहुत बड़ा वसीला डॉक्टर सोगरा सदफ़ बनी है। और ये बातें, और मैं इसमें एक मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है सामने अपने। मैं एक बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जो आज लोग अपने दफ्तरों में बैठे हैं, सरकार बने, उनके लिए बताऊँ, मौत के मुंह से इनको सिर्फ दुआएं खींच के लाई हैं। मेरी बहन इतनी बीमार हो गई थी, इतनी बीमार हो गई, बुरा न मनाइए, मैं आपकी मेडिकल हिस्ट्री बता रहा हूँ कि जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं थी, जिंदगी की कोई उम्मीद 95% डेथ हो गई थी। 95% सोचें कि जिंदगी की कोई उम्मीद। और उससे फिर ब्रेक ले लेते हैं और ये बातें आगे चलें, क्योंकि आज महफिल मुख्तलिफ है। बिस्मिल्लाह। और डॉक्टर साहब एक और चीज़, ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे जो ये आर्टिस्ट हैं उन्होंने पर्सनली भी उनके साथ परफॉर्म किया है, और मैं चाहती हूँ कि वो भी अपनी कुछ अल्फाज ज़रूर उनके ये पेश करना चाहें। दूसरे ट्रिब्यूट से मुख्तलिफ बात है, लोग पहले रुखसत हो गए, हर बंदे ने अपनी अपनी फीलिंग शेयर की, क्योंकि ये एक बहुत रीसेंट चीज़ है। डॉक्टर साहब आप सबकी इजाज़त से ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो अपने भाइयों, अब मतलब हम कुछ ऑब्वियसली ट्रिब्यूट पेश करते हुए आएंगे, फिर अपने जो प्यारे म्यूजिशियन भाई हैं उनसे भी उनके कुछ अल्फाज शेयर करेंगे आपके साथ व्यूअर्स ब्रेक के बाद। इल्म मौसीक़ी का फैज़ मैंने उस्ताद नत्थू खां से अपने वालिद साहब से हासिल किया। उसके बाद उस्ताद सलामत अली खां से फैज़ हासिल किया। मेरे अच्छे होने में मेरे वारिस साहब का और मेरे भाई का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे वारिस साहब मुझे बताते थे और मेरे भाई मुझे रियाज़ करवाते थे। मैं मुश्ताक दीदार दिहां इथे ओथे दो ही जहानी, इथे ओथे दो ही जहानी, मैं बांधी दिलदार दिहां घूंघटियो लेना लुक सोहणिया। उस्ताद सलामत अली खां साहब मुझे इसरार करने लगे कि हुसैन बख्श मुझे कुछ सुनाओ। मैंने उनको कहा खान साहब मैं आपको क्या सुनाऊँ, आप बड़े लोग, आप तो वक्त के तान से हैं, मैं आपको क्या सुना सकता हूँ। तो खान साहब ने, उस्ताद सलामत अली खां साहब ने कहा कि बात सुनो भाई, मैं आपको ना सुनूँ तो और फिर मैं दूसरा किसको सुनूँ, आप ही हैं जो जिनको मैं सुन सकता हूँ। तो इस हद तक मुझे वो प्यार करते थे। अंदर तू है बाहर तू है, रूम रूम विच तू रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। जी हाँ व्यूअर्स, हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उस्ताद हुसैन बख्श कुल्लू साहब को। उसके अंदर उस्ताद नहीं लिखा हुआ था, वो तो उस्तादों के उस्ताद थे। खैर
ऐसे बड़े लोग टाइटल्स के मोहताज नहीं होते, लेकिन उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और वो लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनका साथ दिया और जिनकी सपोर्ट के बगैर कोई भी आर्टिस्ट कामयाब नहीं हो सकता, हमारे ब्रिलियंट म्यूजिशियंस। जग्गू भाई, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? जी, मैं यही कहूँगा कि वो फनकार तो बहुत बड़े थे, लेकिन इंसान उससे भी बड़े थे। यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे अख्तर हुसैन नखिया साहब की, तो मुझे सुना यहाँ पे, बहुत पुरानी बात, कम से कम 40 साल की बात, तो मुझे कहने लगे जी आपने मेरे साथ जाना है। तो मैंने कहा जी कहाँ आपके साथ जाना है? अरे भाई आपने मेरे साथ दुबई जाना है। तो मैंने कहा हाँ साहब आप इतने बड़े फनकार हो। अरे भाई तुम छोड़ो, तुमने बस जाना है। वो डॉक्टर साहब यकीन करें, खुदा की कसम मुझे वो भूल नहीं रहा वो टूर। बेशक बेशक, कि मुझे ऐसे लगता था कि मैंने जैसे अपने बड़े भाई के साथ आया हूँ। बिल्कुल सही। जहाँ खाने जा रहे हैं मुझे साथ लेके जाना है, जहाँ पे भी कोई भी काम हो रहा है, तो ये नहीं कि भाई आप इधर ठहरे तो आप चले गए, नहीं नहीं। तो बस इनकी डेथ बर्दाश्त नहीं हो रही। मौला सबको हौसला दे, ऐसे इंसान कम पैते होते। बेशक सही सही कहा। और हमारे प्यारे बालाजी जी, वालेकुम। जहाँ तक मुझे याद है, लाहौर पाकिस्तान टेलीविज़न पे जितनी भी उनकी महफ़िलें हुई हैं, मुझे ये मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने उनके साथ प्ले किया है। ये फैज़ान भाई जानते हैं, इस्लामाबाद PTV वर्ल्ड पे भी मेरी पसंद ख्वाजा नजम साहब का प्रोग्राम, वो भी सारे बहुत अच्छे इंसान और बहुत कम गो थे, बहुत कम बोलते थे। आप अपने काम के अलावा कोई बात ऐसी है ही नहीं। मैंने उनके इंटरव्यूज भी देखे ना, तो वो इंटरव्यू के दौरान भी उनसे सवाल पूछा गया, जितना उसका जवाब बनता था दिया, और उन्होंने कहा जी बेटा, होता ना कि आप मार्जिन देते हो अगले को कि वो शायद कोई और बात उसमें ऐड करना चाहे। वो कहते थे हुन बेटा कोई सवाल पूछना है तो तू पूछ ले, तो फिर मैं जवाब देंगा। मुझे इतनी प्यारी उनकी ये बात लगी कि भाई जितनी बात है उतनी करनी, टू द पॉइंट इंसान। मतलब मेरे ऑपोजिट बिल्कुल, क्योंकि मैं तो टू द पॉइंट बात ही नहीं करती। हाँ जी, कोई भी लाहौर में पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर के कोई मौसीकार ऐसे नहीं है जिनके साथ उन्होंने काम ना किया हो, और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमने भी किया है सब मौसीकारों के साथ काम। मियाँ शहरयार साहब का कल जिक्र हो रहा था। मियाँ शहरयार साहब बहुत बड़े लोग थे, अख्तर हुसैन नखिया साहब, खलील अहमद साहब, और बहुत बहुत लोग इधर बड़े बड़े मौसीकार हुए, सबके साथ हमने काम किया और उन्होंने भी किया। और हमारी ये खुश नसीबी है कि हमने उन सब लोगों के साथ, सब मौसीकारों के साथ और हुसैन बख्श गुल्लू खान साहब के साथ भी काम किया, और अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए। देखिए वही वाली बात है ना व्यूअर्स के, एट द एंड ऑफ द डे एक अंग्रेजी का मुहावरा है, द शो मस्ट गो ऑन। लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी ने कंटिन्यू करना होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन लोगों को भूल जाएं या उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट ना दें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसकी जो रिस्पेक्ट बनती है उसे देनी है। अगला इंसान अगर आजिज़ है और वो उसका एक तमाशा नहीं डालता या व्हाटएवर नहीं करता, दैट डजंट मीन कि वो डिजर्व नहीं करते। इसका मतलब है आपको आगे और बढ़ बढ़ के उनके लिए एफर्ट करनी चाहिए। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मैं ये कहूँगा कि कभी भी फनकार नहीं मर सकता, क्योंकि अब उसका काम महफूज हो जाता है। कैसे हम भूल जाएं किसी को? उनको सुन सकते हैं, उनको देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत बड़ी कार फरमाई है कि अब वो फनकारों को मरने नहीं देता। यू कैन ऑलवेज गो बैक टू देम। दूसरी आपने कहा एक इज्जत और एक ट्रिब्यूट। एक आपको बात बताऊं, जो इज्जतदार है, जिसके पास खुद इज्जत है, वही तो आगे इज्जत दे सकता है। जेड़ा आप भुखा है उन्हें दूजे नु खाना से की देना है। तो जब हम किसी की इज्जत करते हैं तो हम ये बताते हैं कि थोड़ी बहुत इज्जत अल्लाह ने हमें भी दी हुई है, तभी तो हम दे रहे हैं किसी और को। इन फनकारों के बारे में थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ ये एक मादूम होती हुई नस्ल है। हमारे दुनिया के मुल्कों में एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं, जो कि परिंदे होते हैं, जानवर होते हैं। हमारे यहाँ क्लासिकल फनकार एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जिनको बचाने के लिए, जिनकी अफजाइश के लिए खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। मैं इसमें थोड़े दिन पहले मैंने खुशखबरी सुनी, बहुत अरसे से पाकिस्तान टेलीविज़न क्लासिक की मौसीकी परसे के लिए कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा था। अब कराची से हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं अमजद अली शाह साहब, वो खुद भी माशाल्लाह तान पता रिदम दे आदमी ने, तालिबान के ढोलक भी बजा लेते हैं। हमारे जीएम साहब हैं। हाँ, जीएम साहब हैं, मगर देखिए वो खुद फनकार हैं। बहुत अच्छे। उन्होंने
अब पाकिस्तान टेलीविज़न की इंतज़ामिया ने उनको ये फ़र्ज़ दिया है कि वो क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर एक प्रोग्राम शुरू करें जिसका आगाज़ हो चुका है। और मुझे बड़ी खुशी और बहुत जल्द हम चाहेंगे कि ये लोग उसमें आएँ, ये भी आएँ और रागा बॉयज़ वाले भी आएँ, इनाम, नायाब, वली आएँ, ताकि हमें ये दिल को ढारिस हो कि हमारा मुस्तकबिल मौसीकी का और ख़ास तौर पे क्लासिकल मौसीकी का बेइंतहा ताबनाक है। मैं आपको एक बात बताऊं जुगन, जब तक उम्मीद कायम है ना तब तक ज़िंदगी रंगीन है, जब उम्मीद ख़त्म हो गई तो ज़िंदगी बेशक ख़त्म हो जाए। असल में डॉक्टर साहब आपको पता है कि हम मॉर्निंग शो पे इतना ज़्यादा म्यूज़िक पे क्यों तवज्जो दे रहे थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज पीटीवी पे बहुत से ऐसे शोज़ थे जो हुआ करते थे जो होने बंद हो गए थे फॉर वॉट एवर रीजन्स, वक्त के साथ, चीज़ों के साथ, ऑल ऑफ दैट स्टफ। अल्लाह का शुक्र है कि अब एक रियलाइजेशन पिछले कुछ 6-8 मंथ्स में ज़्यादा आनी शुरू हुई है। और अगेन मरियम औरंगज़ेब साहिबा को मैं इस चीज़ का क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने बहुत सी चेंजेस लाने की कोशिश की। उनका भी एक मुख्तसर टाइम पीरियड था, वो आई थी और फिर ऑब्वियसली फिर इलेक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ एंड केयर टेकर गवर्नमेंट, लेकिन उस चीज़ को कंटिन्यू भी किया जा रहा है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्यूअर्स, मॉर्निंग शो में मॉर्निंग शो की चीज़ें होनी चाहिए। हम तो इसलिए म्यूज़िक, आपको भी पता है बेटा, आप भी आए हुए हो और हम लोग बुलाते रहते हैं जो भी हमारे क्लासिकल सिंगर्स हैं, जिस भी ऑनरा के लोग हैं, चाहे रैप भी करते हो, हम बुलाते हैं कि भाई कोई तो प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि आपको पता है पहले म्यूजिक चैनल्स भी हुआ करते थे, वो भी खत्म हो गए। अच्छा, जुगल ने ये कहा कि मॉर्निंग शो में मॉर्निंग शो की चीज़ें होनी चाहिए, ये किसने फैसला किया? हमारे यहाँ तो हमें ये पता है कि सुबह के राग होते हैं, सूरज चढ़ते वक्त के राग होते नहीं, लेकिन सूरज चढ़ते हुए राग बुलाए ना कभी इनको कि सुबह चढ़ने वाला राग, कहते शाम को सुना दूंगा। ना, सारी रात तो इन लोगों के इवेंट्स हो रहे होते हैं, सुबह कौन सा इनके गले से कौन सा राग निकलता है तो मैं सुबह के सुना सकता हूं। अच्छा, एक बात, मेरा कहने का मतलब है कि ये अब सुबह का टाइम तो नहीं होगा ना, 11:05 हो गए, इस वक्त के भी होते हैं ना, इसके भी होते हैं। जी देख लीजिए, अब बात ये है कि अगर मॉर्निंग शो की हम बात करें तो नाश्ते के अंदर नरगिसी कोफ्ते बन रहे हैं। जी, अल्लाह तेरी शान है, बिल्कुल क्या की है तो बजाएगी। अच्छा, कमिंग बैक टू गुल्लू साहब, आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहिबा, उनकी शुरुआत जब उनका स्टार्ट था, क्योंकि आपकी तो उनसे मुलाकातें भी बहुत जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि चीज़ें जो होती हैं कुदरत की तरफ से तय होती हैं जुगन। जब किसी हर फ़र्द को पैदा किया जाता है ख़ास सलाहियतों के साथ, कि जिस तरह डॉक्टर उमर आदिल बात करते हैं, तो ये बात सिर्फ मालूमात के ज़रिए नहीं कर सकते कि आपने पढ़ा, वो सारी चीज़ें लिखी हैं, वो मैं भी पढ़ सकती हूँ, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन ये एक वक्त आता है कि चीज़ें आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाती हैं, आप इल्म जनरेट करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह वो एक छोटी सी सीडी होती है, आप लगाते हैं तो बहुत सारा, इसी तरह मैं समझती हूँ ये जो फ़नकार हैं जिसमें हुसैन बख्श गुल्लू हैं, ये एक ख़ास मरहला तो तय करते हैं सीखने का, लेकिन फिर ये ख़ुद एक ऐसी हस्ती बन जाते हैं कि इनके अंदर से वो सुर और वो ज्ञान वो निकलना शुरू हो जाता है, इस तरह सूरज की शुआएँ हैं। तो मैं एक इनको ब्लेस्ड पर्सन समझती हूँ, करम याफ्ता लोग हैं, क्योंकि करम याफ्ता लोग ही कामयाब होते हैं, वरना मेहनत बड़े लोग करते हैं, सीखते हैं, तबला बड़े लोग सीखते हैं, लेकिन जो महारत इनको है वो बड़े कम लोगों में आती है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई हमारा रूहानी और वो सारा चक्कर होता है। तो मुझे हुसैन बख्श गुल्लू के हवाले से एक वाक़या याद आ रहा है, छोटा सा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको सुनाऊं कि 4-5 साल पहले एक ख़बर मशहूर हो गई कि वो दुनिया से गुजर गए हैं। तो मैंने भी ट्वीट कर दी फ़ौरन अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कि बड़ा अफसोस हुआ है, और क्योंकि बहुत सारे मैंने फ़ेसबुक पे और हर जगह पे देखा कि उनका इंतकाल हो गया, और का कोई इशू है ना। हाँ, तो मुझे 1-2 सहाफ़ियों ने फ़ोन किया कि नहीं ऐसी बात नहीं, वो ज़िंदा हैं, सलामत हैं, बीमार हैं थोड़े। अब मैं फ़ोन करी जाऊँ, फ़ोन ही ना उठाएं। बहरहाल वो ट्वीट तकरीबन 4-5 घंटे रही, काफ़ी लोगों ने वहाँ पे आपसे मेरी बात हुई, हाँ फिर मेरी फाइनली इनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा नहीं वो ठीक है, और मैंने डिलीट कर दी। मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने कहा कि उनके बेटे को कि मुझे माजरत करनी है, क्योंकि ये बुरी बात है कि अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। और उसके बाद चंद दिन बाद वो मेरे पास आए, इसीलिए कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वो बात बिल्कुल उन्होंने नहीं जताई, और मैं भी जुर्रत ही ना कर सकी। तो मैं कहती हूँ इतने बड़े लोग बहुत कम है हमारे दरमियान, ये जो एक, लेकिन उनकी जो डॉक्टर साहब ने अभी कही कि जब तक उम्मीद है तब तक मायूस नहीं होना चाहिए, और उम्मीद ये है कि हुसैन बख्श गुल्लू दुनिया से गए, उनका फ़न नहीं गया, और उनका फ़न जिंदा सलामत हमारे दरमियान। माशाल्लाह, शुक्रिया जी डॉक्टर। मैं सब ये आपने बात पूछी मेरी बहन से, डॉक्टर सोहरा से, कि इब्तदा कैसी? इब्तदा एक माहौल को भी याद कीजिए जिसमें इंसान आंखें खोलता है। सबसे खुशकिस्मत शख्स वो होता है जिसको अल्लाह ताला वहाँ पैदा करे जहाँ पे मौसीकी, फ़न, रोज़गार भी हो, ज़रिया इज़्ज़त भी हो, और एक गैरत का मैदान भी हो। सर जी,
बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, पैदा बहुत अच्छी जगह होते हैं, उनके अंदर फनकाराना गैरत नहीं होती। और गैरत का एक किस्सा आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब जैसा मलीह, जैसा शफीक, जैसा हसीन फ़नकार मुमकिन नहीं। जब पहली दफ़ा उनको सुना, मैं ये भी बता दूं यहाँ पे, और कोई हर्ज नहीं बताने में, कि उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू की हमशीरा बेगम सलामत अली खान साहिबा थी। तो सर ये जो मोहब्बत और ताल्लुकात है, खैर बहनोई को जाके सुनाया कि भाई मैं ये गाता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी 10 साल रियाजत करो, अब पुख्ता हो, फिर मैं तुम्हें आके सुनूंगा। ये बात दिल शिकनी की नहीं, ये उभारने की है, ये मेहनत की तरगीब देने की है। और असातिज़ा इसलिए होते हैं कि कठाली में से गुजारें, पहले दिन मिसे खाम कुंदन नहीं बनता, भट्टी में कई साल जले तो फिर वाकई वो। और सर जी हीरा भी पहले दिन हीरा नहीं होता, वट्टा जा ही होता है। उन्हें तराशी जाओ तराशी जाओ तराशी जाओ, फिर जाके वो कोहिनूर बनता है। तो मेरी कहने का मकसद है, आजकल लोग पता है एक बात क्या कहते हैं जुगन, हर रोज़ मुझसे, यहाँ भी आपके यहाँ कहा गया, भाई ये लोग दूसरों को सिखाते नहीं हैं, ये लोग दूसरों को सिखाते नहीं हैं। क्यों सिखाएं और क्यों, कैसे सिखाएं? नहीं है ना आसान। हमारे अंदर ये चीज़ है कि हम ये सीख सकें। सर अताइयां ते उत्ते अल्लाह दी अता नहीं हुंदी, कितना प्यारा जुमला है। अताइयां दे उत्ते अल्लाह दी अता नहीं हुंदी, वाकई अता उन्हां ते हुंदी है जेड़े कस्बी होन, जेड़े घरानेदार होन। सर जी जिनकी कई नस्लें इस काम में गुजर गईं, उनके खून के अंदर रच जाती है मौसीकी, उनके जेनेटिक कोड के अंदर डीएनए का एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो उनको सीखने के लिए आसानी कर देता है। ये बातें समझिए आप। और दूसरी बात ये है, कौन सीखना चाहता है? आज लोग जाके कहते हैं ए 3-4 गज़लां साड़ियाँ सीधियाँ करा दो, एक का ठुमरी सिखा दो और 2-3 काफियाँ, बस ज़िंदगी बन गई साड़ी। बुनियाद के बगैर आप ऊपर जो भी बनाएंगे वो दड़ाम से गिर जाएगा। बिल्कुल क्या बात। आजकल जी फरमाइए। एक्चुअली आपने बात की अमजद शाह साहब की, हमारे बहुत ही प्यारे शाह जी। मेरा तो उनसे ताल्लुक़ बहुत मुख्तलिफ सा है। मेरे उस्ताद भी हैं, मेंटोर भी हैं, एक बड़ी ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी हैं, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत कंसिडर करती हूँ कि शाह जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और शाह जी की सबसे खूबसूरत बात ये है कि मेरे सीनियर हैं, एक ब्रिलियंट पर्सनैलिटी हैं। यस, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के जीएम हैं, कराची के जनरल मैनेजर हैं ऑफ कराची स्टेशन, लेकिन हर कुछ अरसे के बाद एक मैसेज आ जाता है कि ओए भूल गई, किधर हो? और इतना प्यार और इतने लाड वाला सुगरा जी, डॉक्टर साहब इतना प्यारा मैसेज भेजते हैं कि मतलब मैं अपने फैमिली को 2-2, 3-3 हफ्ते के बाद कभी रिप्लाई करती हूँ। इसलिए नहीं कि कोई ईगो प्रॉब्लम में इतनी मसरूफ़ हो जाती हूँ, शाह जी को रिप्लाई करने में मैं देरी नहीं करती। तो बहुत ही प्यारे, हम सब के लाडले, हर दिल अजीज अमजद शाह साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम जुगन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक बॉस, आप बताएं, आप ठीक ठाक हैं? अभी आपकी बात भी हो रही थी और हम इतने बड़े उस्ताद को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है कि खुद एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी से हम। शाह जी इससे पहले कि आप जवाब दें, उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। आपके ऊपर एक कब्जा, आपके ऊपर कब्जा ग्रुप की तरह हमारी मेज़बान जुगन काज़िम ने कब्जा करने की कोशिश की है, और मेरी सारा भी। और आपका भी। इस प्रोग्राम में सबसे पहले आपका नाम जिस मजबूर आदमी ने मोहब्बत से मजबूर होकर लिया, उसका नाम डॉक्टर उमर आदिल है। क्यों जुगन, मैं सच कह रहा हूँ, 100%। और यकीन कीजिए कि मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी तो मुलाकातें हैं, कई प्रोग्राम, कई ट्रांसमिशंस आपने शाह जी के साथ मैंने रमजान ट्रांसमिशन पूरी इनके बिल्कुल साथ की, कसम से लाहौर से गई हुई थी डॉक्टर साहब, मुझे एक सेकंड के लिए नहीं महसूस हुआ कि मैं अपने घर से दूर हूं। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूं कि आज तक मैंने शाह जी को देखा नहीं, शाह जी ने मुझे नहीं देखा। What? सर, शाह जी, हमारी- this सर is जी- डॉक्टर उमर आदिल, this is what he looks like। मगर हमारा मोहब्बत का ये आलम है। शाह जी से पूछें, कोई महीना ऐसा जा रहा है कि जब फोन पे बात नहीं होती, हर चीज पे होती है और बड़ी मजबूरी के साथ। और शाह जी वो पता नहीं केड़े खुशकिस्मत लोग होंगे जो तुहाडे नाल काम करते हैं। मैंने पता है कौन कौन ने, मगर मैं उन्हें खुशकिस्मत नहीं समझता बाहर तौर। अच्छा जुगन, मैं छोटी सी बात शाह जी सुन रहे हैं। मैं पहली दफ़ा जब उनसे मिली, मैं कराची गई थी, तो मेरे लिए इन्होंने वहाँ टीवी पे एक नशिस्त रखी और ख़ुद उसमें इन्होंने प्ले किया तबला। और मेरे लिए इतनी हैरत की बात थी कि एक जीएम थे तब उस वक्त, कि एक बंदा इतना काबिल है, इतना बड़ा फनकार है और इतना हम्बल है, और इनके वालिद बहुत बड़े शायर हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत शायर हैं। तो ये तो ज़ाहिर है जिस
घराने से इनका ताल्लुक है माशाल्लाह, पढ़े लिखे और एक कल्चर्ड इंसान। अच्छा, हमें शाहजी प्यारे बोलने से नहीं शाहजी, हमें प्यारे से बोलने शाहजी, देना। हमें बताइए कि आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। वैसे तो हर ट्रिब्यूट में आपकी कॉल बनती थी कि हम आपको कॉल करें, लेकिन उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जुगन, सबसे पहले तो आपने जो मेरे लिए अल्फाज मतलब कहे वो मेरे लिए बहुत एजाज के कम नहीं है। मेरा आपके साथ बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा है और आप हमारी बिल्कुल इसी तरह हैं जैसे फैमिली मेंबर। और डॉक्टर साहब की तो इल्मियत का भाई मैं कायल, और डॉक्टर साहब से एक प्यार का, एक मोहब्बत का, इनके प्रोग्राम जब भी चलते हैं मैं खास तौर पर सुनता हूँ, मुझे बड़ा सुनने को मिलता है। ठीक है, और ये मेरी जो बहन बैठी हुई है डॉक्टर सुगरा सदर, तो मुझे तो ये आपकी ट्रांसमिशन देख के ये लग रहा है कि मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ। हाँ, लेकिन आप मिसेंगे, आपको यहाँ होना चाहिए था। कुछ देर कराची को हफ्ते की छुट्टी ले और हमारे पास लाहौर है। मैंने बड़ा इनवाइट किया, आते नहीं। नहीं आते। बिल्कुल अच्छा, ये आपने म्यूजिक के सिलसिले में जो तमाम लेजेंडरी को जो ट्रिब्यूट दे रही है, मैं तमाम प्रोग्राम देखता हूँ पीटीवी में, और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। आपके प्रोड्यूसर उमर साहब से भी मेरी बात हुई थी, उनसे, और उनकी पूरी टीम जो ये काम रिसर्च का और कंटेंट का और दीगर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, मैनेजमेंट लाहौर सेंटर जी सर, उमर एंड सिद्रार बोथ आर प्रोड्यूसर्स। बहुत मुबारक हो। और हुसैन बख्श गुल्लू साहब के लिए तो मैं यही कहूंगा जुगन कि एक सप्तक में ना 12 सुर होते हैं, ठीक है ना, सा और पंचम एक ही होता है, बाकी टोटल 12 सुर होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जैसे 12 के 12 सुर ना उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं कि हुजूर जो सुर आप लगाएंगे वो खुद बोलने लग जाएगा। तो वो इस तरह से सुरों को बरतते थे और उनकी आवर्द इस अंदाज में होती थी कि यकीन कीजिए कि हैरत होती थी कि क्या इस तरह भी सुरों का सुर लग सकते हैं। मैं माशाल्लाह हुसैन बख्श गुल्लू साहब हमारे बड़े लेजेंड उस्ताद, उनका कोई जवाब नहीं है। जिस अंदाज में उन्होंने काफी गाई, जिस अंदाज में उन्होंने क्लासिकल गाया, जिस अंदाज में उन्होंने गजल को देखा माशाल्लाह, और उस पर जो डॉक्टर उमर आदिल साहब गुफ्तगू कर चुके हैं और डॉक्टर सुगरा सदक और आप भी, और जो म्यूजिशियन बैठे हुए ये कमाल के लोग हैं, सब लाजवाब। तो मेरा ख्याल है कि बड़े सगीर में अपनी नौयत के एक ही आदमी हुसैन बख्श, उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब, उनपे मतलब क्लासिकल की आमेजिश भी, उसमें फोक की भी, सूफी रंग भी उनमें आ जाता था अगर कलाम सूफियाना हो तो। मगर ये कि जिस अंदाज में वो शुद्ध रागों से वो बेदार सुरों की तरफ चली जाए, तो इस तरह बेदार सुर का इस्तेमाल हमने उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू से ज्यादा अच्छे अंदाज में पेश करते हुए बहुत कम देखा है। दो के उस्ताद हुसैन न्याज़ी साहब और दूसरे गुलाम अली साहब सब करते, मगर उनका एक असलूब बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल अलग था। तो आपने ये प्रोग्राम खूबसूरत करके, मैं यकीन कीजिए मैं आपके तमाम प्रोग्राम देखे और सारे प्रोग्राम आपके लाजवाब माशाल्लाह। तो शाहजी फिर अपना जिस तरह वॉइस नोट मुझे डांटने के लिए भेजते हैं, तो डेली फिर ये भी भेज दिया करें ना कि ये इसमें ठीक था शो में, ये उसमें गलत था। आपको पता है कि जहां मैं कैसर शरीफ को अपना उस्ताद मानती हूँ, उसी तरह आपको अपना उस्ताद मानती हूँ। इससे पहले अमजद भाई कि आपसे इजाजत लें, और बड़ा मुश्किल से आपको साथ आज बात हो रही है, जरा सुने सर, गुनी बंदा है कि नहीं, 4-5 चीज़ें ऐसियाँ कही आने कि दिल खुश हो गया। मैं माफ़ कीजिए, आप मेरे सिंधी भाई और मुझे सिंध से जितनी मोहब्बत है मैं बयान नहीं कर सकता आपको। इन्होंने कहा कि 7 नहीं 12 सुर होते हैं। समझने की बात है कि 2 सुर ऐसे हैं जो शुद्ध हैं, जिनका तीवर कोमल ही नहीं, बाकी 5 के 2 शक्लें हैं, तो टोटल कितने हुए 12। फिर शाहजी इत्थे एवं कह गए मॉर्निंग शोज कि बेडार सुर लग गया। उन बेडार का मतलब है पुछ के लोगों को क्यों शर्मिंदा करा, मैं ही दस दिया कि ख्याल है सर। हजूर वाला अमजद भाई को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इनकी कराची टेलीविज़न की जो प्रोडक्शंस हैं पूरे मुल्क में देखी जाती हैं, और हम लोग जैसे तो हसरत के साथ देखते हैं कि एक दिन वो मौका भी आएगा कि हमें भी बुलाएंगे। चले होस्ट करने के लिए ना सही अमजद भाई, कम से कम तमाशबीनों के अंदर बुला लीजिए, और क्या, हमसे अच्छा कौन सुनेगा। बिल्कुल, थैंक यू शाहजी, ब्लेस यू, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। आप तो खैर हमारे दिलों और दिल की धड़कन का हिस्सा ही रहते हैं। लेकिन हम अब ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आप फरमाइश कर दें ताकि हम ब्रेक से आते हुए उस फरमाइश को सुने। क्या सुनना चाहेंगे आप? मुझे तो वो सुनाए है दुआ याद, क्या मगर हरफे दुआ याद। ब्रेक के बाद हम इसको सुनते हुए आएंगे। व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा।
दुआ याद नहीं। है दुआ याद मगर फिर दुआ याद नहीं। है दुआ याद मगर फिर दुआ याद नहीं। मेरे नगमात को अंदाज़ ना याद नहीं। है दुआ याद मगर है दुआ याद मगर है दुआ याद मगर है दुआ याद मगर दुआ याद नहीं। जिंदगी जब रे मुसलसल की तरह काटी है। काटी है जिंदगी 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 जब रे मुसलसल की तरह काटी है। जाने किसी जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। जाने किसी जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। मेरे नगमात को अंदाज़ ना याद नहीं। है दुआ याद मगर वाह क्या बात है, एब्सोल्युटली। एक बात कहने दीजिए जिसका हक बनता है, बिल्कुल बेहतरीन गाई है इन्होंने। और वो जो बच्चा हमारा वहाँ बैठा हुआ है, सर लगी नाल बजाना कोई आसान काम है। और हुजूर वाला ए लफ्ज़ मैं ताड़े सामने अदा कर सकना क्या समत आया लगी बजा के, और लगी तिहाई मार के फिर आया सर, खुदा दी कसम। सर मैं गल्ला इस वास्ते पे कर रहा हूँ कि कोई समझदार लोग देख रहे होंगे प्रोग्राम, समझ आ रही है मेरी गल दी और की। एनीवे, अच्छा ये आपकी फरमाइश थी जी हाँ, ये इतनी मशहूर गज़ल है, बिल्कुल। जुगन को बताइए किसकी लिखी हुई है? भूल गई हूँ। आए ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ सोची पिया ते बंदा गया। डॉग इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका प्लीज। नहीं भूल गई। ये मकसद लेकिन ये जो शेर है कि जाने किस जुर्म की पाई है, सजा ये याद तो मैं नहीं। समझती हूँ कि हर इंसान अपने लिए सोचता है बिल्कुल। कि ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है।
जाने किस जो सागर की तो नहीं है? हाँ, सागर सिद्दीकी के सागर साथ ये सिद्दीकी। क्या बिल्कुल बात आपका। है। जी जी जी। बिल्कुल। आ गई आप वहाँ। हाँ लेकिन साथ मुझे भी अपना हिस्सा डालना है, ये तो लोग ना समझे कि मेरी बहन एडी ब्राइट है, आपके हिस्से के अंदर ही तो हम हिस्से डालते। मैं स्केल बताते ना सर, स्केल क्यों, क्या भैरवी की खुशबू नहीं आ रही मुझे बताइए। देखो साढ़े 2 दिन पर पक्के हो गए भाई, इस नीलाम घर में हम दोनों जीते हुए हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? और क्या शुक्र है रैबर वाटर कूलर नहीं है हमारे पास देने को, होता तो हम दे भी देते। अच्छा अब आगे बढ़ेंगे। जी, बढ़िए। मुझे ये बताइए कि डॉक्टर साहब अचीवमेंट्स उनकी बहुत सी थी, एंड डॉक्टर साहबा आप भी जानती है कि ही मतलब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सब कॉन्टिनेंट के एक इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने जिस लेवल की फेम हासिल की, बड़े कम लोगों को नसीब होती है। और अक्रॉस द बॉर्डर जब इनको बुलाया जाता था, जब ये सिलसिले अभी भी जारी थे, तो वो जाते थे तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने वहाँ पे रुक के आते थे, बिकॉज उनको वापस ही नहीं आने देते थे। कुछ इस पे हम बात करें? आप बिल्कुल बात कीजिए इस बातें। देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ा बड़े सगीर है, एक मुल्क नहीं है। अब तकरीबन 2.25 अरब की आबादी है, और 2.25 अरब में से तकरीबन 1.5 अरब लोग सुरशनास हैं या खुद गाते हैं। आप जिन महफिलों, हम बॉम्बे को समझते हैं एक बहुत बड़ा कमर्शियल मरकज है, जिस कदर सुर परवर लोग बॉम्बे में हैं। आप एक महफिल का इसका जिक्र करते हैं, आप मैं भी देखिए बहुत रागा जिक्र बॉयज करता हूं। कितना जाते थे, बहुत। गुलाम अली साहब, एक वक्त था कि गुलाम अली साहब के मुतालिक ये था कि सारा साल वहीं गुजारते थे। क्यों बालाजी, मैं गलत ही नहीं कह रहे, वो तो हुन हालात बेहतर हो गए थे, इंज हो गया मामला बाहर। तौर मैं ये आप जिस महफिल का जिक्र करें कि हमारे यहाँ चोपड़ा साहब ने इनको अपने घर मेहमान किया, और सर चोपड़ा साहब को भी आप क्या समझते हैं? एक मैं आपको बात बताऊँ, जिन लोगों का बेटर हाफ सुरीला होता है, पैमेला चोपड़ा, जिनको सब पैम चोपड़ा कहते हैं, इतनी उम्दा गुलकारा हैं। और चोपड़ा साहब की हर फिल्म के अंदर एक गीत उनकी बेगम गाती थी। लोगों को ये नहीं पता, और ये लोगों को क्या मैं बताऊं आपको। और वो रानी मुखर्जी की सास हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। आजकल के बच्चों को मुझे किसी न किसी बॉलीवुड स्टार का नाम लेकर बताना पड़ता है कि किसका किसके साथ, और तभी उनकी आंखें चमक उठती हैं। अच्छा, लेकिन बात यह है कि जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट और रिगार्ड इनको मिली, फिर एक टाइम आया कि जब काम ज़रा स्लो डाउन हो गया। कुछ हम इस पे भी बात करें? बेटा देखिए, मेरी बात सुनिए। पूरी हमारे यहाँ एक जवाल आया क्लासिक की मौसीकी पे, लोगों की ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई। हम ये प्रोग्राम करते हैं 2 घंटे का, आजकल पता है कितने देर की बात है? 30 सेकंड का शॉर्ट देखना है यूट्यूब के ऊपर, किसी ने सोशल मीडिया पर 30 सेकंड का शॉर्ट देकर हम अगर इन तमाम चीज़ों को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। आप यकीन कीजिए कि उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब की वफ़ात से 1 साल कबल उनकी जवानी का एक क्लिप बेइंतहा वायरल हुआ, और लोगों को ख्याल है, अव्वल तो लोग पहले पहचान नहीं सकते सन कि है वाला जवान मुंडा जड़ा है उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू है। आप देखिए ना, सोनी यानी तेरे नाल दगा जे कमाया कमावा में। अच्छा, वो देखिए किस कदर वो लोग पॉपुलर हुए। सो हमारे भी ये सारे जो प्रोग्राम हैं अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे छोटे छोटे सोशल मीडिया पे। पीपल डोंट हैव द टाइम। रोज़ मुझसे लोग पूछते हैं, जुगन आपकी तस्वीरें आती हैं, आपका प्रोग्राम किस वक्त आता है? मैं कहती 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, अगर प्रोड्यूसर साहब इजाज़त दे दें तो। बाहर तौर वो कहते हैं अच्छा ये बताइए सोशल मीडिया पे कब आएगा? सो येस, वी हैव टू रियलाइज एंड पीटीवी हैज़ टू वेक अप टू दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि अब नहीं तो हमारा YouTube पे डेली अपलोड होता है डॉक्टर मेरी जान, साहब, शाम बिल्कुल। को होता है। बिकॉज होता ये है कि देखिए सुबह पहले हमारा 10 से 12 बजे का शो हुआ, उसके बाद शो रात को रिपीट हो जाता है। जब वो रात को रिपीट हो जाता है, उसके बाद वो फिर YouTube पे ऑन एयर जाता है, क्योंकि पीटीवी का मैंने आपके लिए बताया, जो रोज मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम आता है, अब समझ आ गई आपको? रात को रिपीट होता है, रात को फिर आफ्टर YouTube द पे आ रिपीट ऑब्वियसली अपलोड होता है। और उसके पीछे लॉजिक ये है एक कि ऑब्वियसली आप टेलीविजन पे तो देख लेना दोनों टाइम, उसके बाद और फिर ग्लोबल पे भी ऑन एयर जाता है। तो जब ये Absolutely. तीनों चीजों ऑन एयर जाता है, उसके बाद फिर रात को। और जुगन, लेकिन ये बात ज़रूरी थी, मैंने जानबूझ के ये बात करवाई है। नॉट मेनी पीपल नो दिस, और हमारे प्रोग्राम में भी इसका जिक्र नहीं होता, टाइमिंग्स का भी और रिपीट्स का भी। एक बात, जब से उनकी वफ़ात हुई है, मंगल वाले दिन वफ़ात हुई, 10 दफ़ा लोगों ने मुझसे ये सवाल किया, डॉक्टर साहब ये बताइए क्या इनका ताल्लुक पटियाला घराने से था, क्या इनका ताल्लुक शाम 84 से था? दोनों घरानों हजूर वाला दोनों घरानों से। मगर एक बात ज़रा थोड़ी सी समझने की है, उस्ताद नत्थू खान साहब जिनके वालिद थे, ये उनकी बुढ़ापे की औलाद थी। उस वक्त उनकी उम्र बहुत थी जब ये पैदा हुए, मैं आपको ये बताऊं। तो फिर इनकी तरबियत जो है बहुत हद तक उस्ताद सलामत अली खान साहब ने भी की है। और मैं एक सवाल के जवाब में एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी अदब और इज़्ज़त से फ़ौरन पता चल जाता है आप उस्ताद नत्थू खान साहब के बेटे हैं, इससे कोई नहीं इनकार कर सकता। मगर जब अपने बेटों का नाम रखा, क्या नाम रखा? चांद खां, सूरज खां। सर ये किस घराने के बुजुर्ग हैं? शाम 84 के। आई समझ आपको मेरी बात की? सर ये है अदब का मुजाहिरा करना।
ना उसको कोई बदल सकता है, मगर ये चीज़ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में साफ कर दी कि मैंने अपने बेटों का नाम उन बुज़ुर्गों के नाम पर रखा ताकि उनके भी काम में वो बरकत पड़े। और ये बड़ी बात है मेरे ख्याल में, वाकई इस तरह करना याद बिल्कुल ये मैं बात। इन वॉइस से ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप लोगों ने क्या बाकायदा इजाज़त ली, क्या क्या सिलसिला हुआ जब आप आना चाह रहे थे आगे? क्योंकि ऑब्वियसली बेटी के आगे से बच्चे तो एक ऑब्वियसली एक सिस्टम होता है, तो आप लोग जब म्यूज़िक की तरफ आए तो क्या जाके नाना अबू से इजाज़त ली, क्या मामला था? जी, एक तो बात डॉक्टर साहब की बात को मैं बड़ा करूँगा कि जो एनवायरनमेंट होता है एक आर्टिस्ट को मिलता है, जब हम आँख खोलते हैं तो इतना बड़ा एनवायरनमेंट सामने, उस्ताद सलामत अली खान साहब हों, उस्ताद शराफत अली खान साहब, उस्ताद शफ़क़त अली खान साहब मेरे वालिद साहब, उनको जब देखा और फिर जब अपने नाना जी उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू खान साहब को देखा तो इंस्पायर हुए। लेकिन हमारे घराने में एक ये बात ज़रूर है कि अगर हम इंटरेस्टेड नहीं हैं गायकी के लिए तो हम फिर वो गाना नहीं गाते, ना उनको गाना बताया जाता है। मेरे कई जो उस्ताद अख्तर अली खान, उस्ताद जाकिर अली खान, तसद्दुक़ अली परमिशन दी खान साहब जाती है हैं। कि हाँ अब आप स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। सिखा तो दिया जाता है लेकिन उसकी भी परमिशन दी जाती है। बिल्कुल, उसकी राइट? परमिशन, उसकी प्रॉपर इजाज़त होती है जब तक उस्ताद सेटिस्फाई ना हो जाए जिसे आप सीखते हैं। जैसे मैंने अपने वालिद साहब उस्ताद शफ़क़त अली खान साहब से सीखा है, मेरे भाई ने भी, नादर ने भी, हम सीख रहे हैं, अभी भी सीख ही रहे हैं। ये ऐसा काम है कि आखिरी उम्र तक सीखना ही है और सीखते ही जाना है। फिर कई और मैंने अपने नाना को रियाज़ करते हुए बहुत देखा। एक बहुत बड़ी बात उनकी बताऊंगा कि आखिरी उम्र के अरसे तक भी उन्होंने रियाज नहीं छोड़ा। बेशक वो परफॉर्मेंस करना छोड़ गए थे लेकिन रियाज नहीं उन्होंने छोड़ा। बिल्कुल सही, इतने वो गैरती आदमी थे। बिल्कुल सही। और हमने उनका इतना रियाज सुन के ऑब्जर्व करके इतना देखा, वो इंसान दुनिया इधर की उधर हो जाए, नमाज के बाद उसने मियाँ की टोडी का रियाज किया है उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू खान साहब ने हर रोज़। और हमने उसको देखा, सुना, ऑब्जर्व किया और बहुत दुआएं ली हैं उनकी। सबसे बड़ा जो मौसीकी काम है वो दुआ का काम है। बिल्कुल, रियाज तो है उसमें, लेकिन रियाज में असर तब आता है जब बुजुर्गों की दुआ ली जाए। क्या बात है। जो इन्होंने कहा राग मियाँ की टोडी, माफ़ कीजिए आपकी बात में काट रहा हूँ, कहीं ध्यान आपका कहीं और तरफ न चला जाए। ये जो मियाँ हैं, मौसीकी के जो मियाँ हैं वो हैं मियाँ तानसेन। सर जुगन आज चलती बच्ची ना, की पता मतलब करंट अफेयर्स वाल चली जाए। हाँ जी, होन दसो तो बात। और इसी नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, किचन में ऑफ कोर्स नजर डालेंगे एंड ऑफ कोर्स आपकी भी एक फरमाइश जी बिल्कुल है, मैं जरूर बिल्कुल लेनी है, करना लेकिन चाहूँगा। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और जैसे कि आप जानते हैं नरगिसी कोफ्ते, जिनकी डॉक्टर उमर आदिल ने इतनी तारीफ कर दी कि मुझे लगा कहीं नरगिस इनके जानने वाली तो नहीं है। बिल्कुल है, कोफ्तों वाली की बात कर रही हूँ, नरगिस एक ही है, मैम की नहीं बात कर रही मैं, वो तो हमारी सुपरस्टार है। तो ये बताइए छोटी मैडम, क्या सिचुएशन है? नरगिसी कोफ्ते रहती हैं विद सैलेड, फ्रेश सैलेड लाजमी सर्व किया करें, हेल्थ के लिए भी अच्छा और फूड और बड़ी अच्छी चीज़ है। और खीरे खाए भी जा सकते हैं और अगर हल्के हैं आंखों के नीचे तो लगाए भी जा सकते हैं। Exactly. थैंक यू मेरा बच्चा। कैसा लगा आज की महफिल आपको? बिकॉज हम ये यंगर जनरेशन के लिए मोर शो कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो आप एक बताओ। एनर्जी बूस्टर, एक एनर्जी ड्रिंक का काम करती है और दूसरा ये कि लेजेंड्स हैं, इनको याद रखें। और ये है कि ज़िंदगी से पहले अगर वो गुजर गए हैं तो गुजरने के बाद तो लाजमी। थैंक यू Thank you बेटा, so much. ब्लेस यू, थैंक यू। और अब बढ़ते हैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, हम कितना भी कुछ कह दें उनकी टोटली ज़िंदगी का खुलासा नहीं हम प्रेजेंट कर सकते, लेकिन आप क्या कहेंगे? जुगन सबसे पहले मैं ये आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 5 दिन बैक टू बैक डॉक्टर उमर आदिल को बर्दाश्त करना मेरे तक दुनिया का आसान तरीन काम नहीं, है, दुनिया क्योंकि का बड़ा आपको खुद मुश्किल काम नहीं करना पड़ता है एज अ होस्ट, इसलिए ये नहीं, बात ये बात कहिए नहीं है। का भी मत, मैं माइंड करता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी है। दिस हैज़ बीन सो ब्रिलियंट एंड एक्सपीरियंस रियली। और मुझे इतनी खुशी है कि हमने उन लोगों का जिक्र किया जिनमें से कुछ ज़िंदा हैं और कुछ हमारे में नहीं हैं। तो अगली दफ़ा मैं आपको चाहूँगा कि हम ऐसे लोगों का जिक्र करें। मैंने पूरी लिस्ट अभी जहन में सोची है, मैं अगर आपके सामने 2-3 नाम को जब भी ज़िंदा हैं और उनका पीटीवी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। बीबी तरन्नुम नाज साहिबा, सर बांदा है कि नहीं बांदा तुसी दसो। बीबी तहरा सैयद साहिबा, ठीक है जी। बीबी अजरा जहां साहिबा, बीबी फरीदा खानम तो हर वक्त बांदा हिस्सा। कहने का मतलब यह है कि वी हैव अ लिस्ट ऑफ अदर 5 पर्सनैलिटीज़ हु वुड बी इंक्लूडेड इन अ सीरीज लाइक दिस रियली। मैं इससे पहले कि माइक उनकी तरफ चला जाए एक अपनी फरमाइश कह दूं, और वो फरमाइश इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब दोनों घरानों के साथ अपनी निस्बत जोड़ते थे, तो एक फरमाइश मैंने ऐसी करनी है जहाँ दोनों तरफ चीज़ें आ जाएंगी, और वो है आपकी बहुत उम्दा मुल्तानी काफ़ी सांवल मोड़ मोहार। और ख़ुद भी खान साहब गाया करते थे बिल्कुल, और खान साहब ने जिनसे सीखी उनका तो वो ट्रेडमार्क है, और आपकी पूरी फैमिली के अंदर भी वो गाया जाता है। समझ आपके देखिए ना, मेरी बात समझिए, अगर कोशिश कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये वो गाएंगे बिल्कुल। और मेरे साथ बैठी हैं वो खातून जिन्होंने मुझे बहुत सारी काफ़ियों का मतलब समझाया, क्योंकि जो पंजाबी
इनके उस पर लिखी होती है ना पिलाक के दावतनामे के ऊपर, हम सोचते हैं या अल्लाह ये अजोके उचेचे ओए ऐसी तो कभी जी पंजाबी नहीं बोली जी तू सान बोल भाई ये सोकरा उन गल और आप देखें कि ऊपर से इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट भी बना लिया है, विजदान जो है, जो हमारा सूफीज़म का इंस्टीट्यूट आपने बनाया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग जो है ना जब स्टेप अवे करते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट वाला सेक्टर या सरकारी सेक्टर से, तो वो घर बैठ जाते हैं। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू कि आपने ये नहीं किया कि अच्छा जी चलो अब मैं रिलैक्स करूं। आपने एक अगला कदम उठाया कि भाई अब मैंने मज़ीद जो इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोग गेन कर लेते हैं, बंदा रिटायर हो जाता है और फिर घर बैठ जाता है, तो वो तो इन्फॉर्मेशन का ख़जाना लोगों तक मुंतकिल करना आपका फ़र्ज़ है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल है कि डिलीवर करना चाहिए, ज़िंदगी के आखिरी सांस तक काम करना चाहिए। तो आज का शो मैं भी डॉक्टर साहब की तरह बहुत मुतासिर हूँ कि आपने ये जो 5 दिन बड़े लोगों को ट्रिब्यूट दिया है, बहुत ही अच्छा था। और मेरी भी ख्वाहिश है कि आइंदा जब आप ये ट्रिब्यूट दें तो उसमें ज़िंदा लोगों को ज़रूर शुमार करें, क्योंकि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं अगर वो सामने बैठे होंगे तो वो कितना खुश होंगे कि हमारी ज़िंदगी में हमारे बारे में ये लफ्ज़ कह रहे हैं। क्योंकि इंसान जो है वो इज़्ज़त और मोहब्बत का भूखा होता है, उसे मान चाहिए होता है। आप गुलकार को सुने, उसको लाखों रुपया दे दें लेकिन उसको दाद ना दें तो वो कभी भी खुल कर नहीं गा सकता। दाद उस पर बड़ा काम करती है। बाकी जो अगर मैं हुसैन बख्श गुल्लू के हवाले से एक गिल्ट का इजहार भी करना चाहती हूँ आज, क्योंकि हमने बहुत तारीफ़ की अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कि हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट था 2 साल का जिसमें हमने बहुत सारे लोगों को अवार्ड्स दिए, प्राइड ऑफ पंजाब अवार्ड, और 3-3 लाख रुपया भी दिया। तो उसमें पहले हमने ग़ुलाम अली साहब को अवार्ड दिया, वो स्कीम जारी ना रह सकी, हुसैन बख्श गुल्लू साहब की बारी ना आई, तो एक अवार्ड हम देते थे अपनी इनकम से पिलाक की 1 लाख रुपया। तो मैंने बड़ी दफ़ा हुसैन बख्श गुल्लू साहब से कहा कि हम 1 लाख रुपया आपको देते हैं, आपका फंक्शन करते हैं। कहते नहीं, जब स्कीम आएगी ना तो फिर असल अवार्ड ही मुझे दीजिएगा प्राइड ऑफ पंजाब का। तो वो मेरी बीच में रिटायरमेंट हो गई और मैं बड़ा गिल्ट महसूस करती हूँ कि वो मैं ना कर सकी। खैर माशाल्लाह प्राइड देखिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से तो आपको मिला, नवाजा गया लेकिन था। पंजाब के हवाले से मैं समझती हूँ कि वो मैं ना कर सकी अपनी ज़ात के हवाले से, लेकिन करना चाहिए। लोगों की ज़िंदगी में उनको अवार्ड दें और उनसे मोहब्बत का इजहार करें। और जो क्लासिकल म्यूज़िक है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि आजकल दुनिया सिमट गई है, टाइम नहीं लोगों के पास, तो इसको ज़िंदा रखने के लिए सरकारी इदारों को बहुत काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि बाकी इदारे जो हैं वो तो सुबह गज़ल लिखी या बच्चे ने सीखा तो 1 हफ़्ते के बाद वो स्टार बनना चाहता है। तो इस इदारों को काम करना चाहिए और ये महफ़िलें माहाना होनी चाहिए ताकि लोग उनको अटेंड करें, सीखें और एक तरह से इनकी भी फ़न परवरी हो। और डॉक्टर साहब जिन्होंने गाना, खैर गाना तो नहीं आप छोड़ सकते और ना ही गाना आपको छोड़ता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बार बार ये बात क्लियर की है। मैं जब कहती हूँ ना कि फ़ना ने छोड़ते, तो डॉक्टर साहब ने बार बार किया कि भाई आपने गाने को 1 दिन के लिए छोड़ा तो गाना आपको 100 साल के लिए, 100 दिन के लिए छोड़, 100 दिन ही 100 साल ही कही 100 साल के लिए आपको छोड़ देगा। सो बात यह है कि चलो अगर किसी ने स्टेप अवे किया भी, फिर भी स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, उन्होंने जितना बॉडी ऑफ वर्क आपको दे दिया, आप उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे तो भी बुला सकते हैं, चीफ गेस्ट के तौर पे बुला सकते हैं। ये एक रिस्पेक्ट देने का तरीका होता है। और 2 अल्फाज वो अगर बोल दें तो क्या ही बात है। अल्टीमेटली वही वाली बात आती है व्यूअर्स, जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो सबको उनकी कदर याद आ जाती है, और वो बेसिकली इसलिए आती है क्योंकि कंटेंट फिर वायरल बन जाता है और बड़ा एक्साइटिंग हो जाता है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि व्यूअर्स किसी के जाने का क्यों इंतज़ार करते हैं, उनके होते हुए उनको ट्रिब्यूट दें, तब आप एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं। जाने के बाद तो सारे ही एक एफर्ट करते हैं कि भाई डेथ एनिवर्सरी आ गई, बर्थडे आ गई, तो सब सर्च कर रहे होंगे, तो सर्च में जब हमारा भी आ जाएगा तो व्यूज़ भी आ जाएंगे। ये सारी साइंस अब सबको समझ आ गई है। तो बात ये है कि जो भी चैनल प्लेटफॉर्म बनाए सिंसियर बनाए। एब्सोल्युटली। आखिर में मैं सिर्फ बात आपने आप कंक्लूड करनी है हमारी। कंक्लूड करनी, मैं आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि चूँकि मुझे टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ एक ख़ास उन्स है, उसके साथ वी वर बॉर्न टुगेदर, वी ग्रू अप टुगेदर। मैं अरबाब इख्तियार से एक बड़ी दस्तबस्ता दरख्वास्त करूँगा। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम होता था खिराज तहसीन, जो उन लोगों के लिए होता था जिनका बहुत बड़ा नाम होता था, और वो मुख्तलिफ शोबों से होते थे, सिर्फ गायकी से नहीं। अगर वो सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए, इस दफ़ा उन लोगों को शामिल किया जाए जो कि भी ज़िंदा भी हैं, ताकि वो सामने बैठ के सुने। हजूर वाला सदा गला कायम नहीं रहना, सदा जहन हाजिर नहीं रहना, सदा दिल ने वैसे नहीं धड़कना, सदा सूरत वैसी हसीन नहीं रहनी, मगर जाते जाते अगर उनको ये पता चल जाए कि मैं इज़्ज़त करने वालों के दरमियान ज़िंदगी गुजार के गया हूँ, तो यकीन कीजिए मरना आसान हो जाएगा। ख़वातीन हज़रात,
प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए मैं एक ऐसे बाबरकत कलाम की तरफ आ रहा हूँ जिसकी मैंने फरमाइश की थी। बुज़ुर्गों का कलाम है सावल मोड़ मुहारा। हाय। बिस्मिल्लाह। वाह वाह। हर वेले तांगा यार दियां हर वेले तांगा यार दियां ते मैं बैठी खा गुडरा ते मैं बेटी का काग उड़ाना फाला फाला पावा एते कासद बेजो ते मैं थी गई हाल बीमार बीमार ते मैं थी गई हाल बीमार गुलाम फरीद हुणे में रोमा गुलाम फरीद हुण में जिवें बिछड़ी कूंज कतारा ओ सावल मोड़ मुहारा तत्ती रो रो मैं बाट निहारा सावल मोड़ रो रो मैं माट निहारा सावल मोड़ मुहारा सावल मोड़ मुहारा सावल 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 ओ सावल सावल मोड़ हो सावल मोड़ सावल मोड़ सावल मोड़ मन 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 ता सोना पीर मना ओ मन 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 ता सोना पीर मना मन 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 ता
सद सद जोशी मैं फाला पावा मुल्ला कोलो तवीज़ लिखावा मैं ता कर दिया जतन सावल मोड़ मोहार रो रो मैं बाट निहारा सावल मोड़ और सावल मोड़ मुहारा मुहारा रो रो मैं बाट निहारा सावल मोड़ रो रो मैं बाट निहारा सावल मोड़ सावल मोड़ मुहारा सावल मोड़ मुहारा सावल मोड़ मुहारा साहो छोड़ फरीद ना यार दा दामन छोड़ फरीद ना यार दा दामन छोड़ फरीद ना यार दादा तू हाँ जवाना दसाडा जामन ओनू किवें मैं दिले चो ओनू किवें मैं दिले चो विसारा सावल मोड़ रो रो मैं बाट निहारा सावल मोड़ मोहारा सावल मोड़ मोहारा सावल मोड़ मोहारा सावल मोड़ मोहारा सावल मोड़ सावल मोड़ सावल मोड़ मोहारा सावल मोड़